दुल्हन बनना, अपने फेवरेट कलर का लहंगा पहनना, डिजाइनर ज्वेलरी पहनना सभी लड़कियों का सपना होता है और ऐसा ही कुछ सपना दिव्या का भी था। दिव्या की उम्र शादी की हो गई थी। शादी करने के लायक लड़के की खोज बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। इसी के चलते मिश्रा परिवार का उनके पास रिश्ता आता है और आज लड़के वाले दिव्या को देखने आने वाले थे। बताओ ना मम्मी, ये वाला सूट पहनूं या ये वाला? सूट क्यों पहनना है दिव्या? अरे बेटा, तुम तो घबरा गई। मिश्रायन जी, आप यहाँ? आप तो शाम को आने वाली थी। अभी तो कुछ अरेंजमेंट भी नहीं है, घर भी पूरा बिखरा पड़ा है। हम आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे तो क्या हुआ, एक तो आप अपनी बेटी भी देंगे और ऊपर से खातिरदारी भी करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ लक्ष्मी जी? और दिव्या, तुम क्यों शर्मा रही हो? हाफ पैंट पहना है तो क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू भी घर पर हाफ पैंट पहनती है। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आता है वैसे ही कपड़े पहनती है। आओ बैठो यहाँ। और 10 मिनट में ही रेखा अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि रेखा उनसे पहली बार मिली है। तभी दिव्या अपने मन में सोचती है, यहाँ मैं कौन सा सूट पहनूं, इसकी टेंशन ले रही थी। और आंटी जी को मुझे हाफ पैंट में देखकर भी शौक नहीं लगा। बहुत मॉडर्न ख्याल लगते हैं इनके। हमारी बड़ी बहू तो घर पर सारे तरह के कपड़े पहनती है। अरे पूरे दिन भर कोई गर्मी में कपड़े पहनकर, साड़ी पहनकर घूम सकता है क्या? और वो भी जरूर आती मेरे साथ दिव्या को देखने, लेकिन वो क्या है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई है। एक बात जरूर कहूँगी रेखा जी, जिस भी लड़की को आप जैसी सास मिल जाएगी ना, उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अरे ये तो आपने बहुत गलत कह दिया लक्ष्मी जी। ये कहिए कि जिसके घर भी दिव्या जाएगी उसके भाग खुल जाएंगे। मैं तो अपनी झोली फैलाकर आपसे दिव्या मांग रही हूँ। और जब लड़के की माँ इतनी हंसमुख और इतनी मॉडल ख्यालातों की होती है तो कौन ही इस रिश्ते को ठुकरा सकता था। दिव्या को प्रेम के घर वाले पसंद आ जाते हैं और दिव्या इस शादी के लिए हाँ कर देती है और दिव्या और प्रेम का रिश्ता पक्का हो जाता है। और अपनी शादी को लेकर दिव्या बहुत एक्साइटेड थी। वो आए दिन कभी किसी से तो कभी किसी से अपने ससुराल वालों की तारीफें करती रहती। शादी के लिए एक्साइटेड दिव्या की जिंदगी में शादी का दिन आ ही जाता है। शादी वाले दिन स्टेज से ग्रे कलर का लहंगा पहने हुए दिव्या उतर ही रही थी कि तभी उसकी सास रेखा का मुंह बन जाता है। अरे ये कैसे फीके से रंग का लहंगा पहन लिया है बहू ने। और तभी रेखा अपनी फेवरेट रसमलाई छोड़कर अपनी बहू के पास जाकर उसे कोने में ले जाकर बोलती है, अरे बहू, हमारे में ये नीले पीले गुलाबी हरे ये हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती दुल्हन। लाल चटक रंग का लहंगा ही दुल्हनों को पहनाया जाता है और तूने तो बिल्कुल ही सफेद रंग का लहंगा पहन लिया। खैर अब छोड़, तू तैयार हो गई है तो क्या कहूँ, पर आगे से ध्यान रखना, बहुए हमारे यहाँ इस तरह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती। वर्ल्ड बेस्ट सास बनने वाली रेखा आज तो कुछ और ही बातें कर रही थी, आज तो कुछ और ही बोल रही थी। और क्यों ना करती, ये अच्छी बनने वाली लीपा पोती तो सिर्फ रिश्ता होने से पहले तक की थी। जैसे ही लड़की दुल्हन बनी वैसे ही धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? शादी की बात होने तक तो वो कितनी मॉडल बन रही थी और आज लहंगे के रंग को लेकर इतना बोल रही है। खैर जो भी हो, इस स्ट्रेस को मैं अपने चेहरे पर नहीं आने दे सकती, वरना खामखा ही फोटो खराब आएगी। तभी वहाँ संजना आती है। अभी तो तुम शादी होकर आई भी नहीं हो। खैर आज तो तुम्हारी शादी है, एंजॉय। ये सब सुनने के बाद आखिर किस दुल्हन की खुशी बरकरार रह सकती थी। अब तो दिव्या की हालत खराब हो रही थी, ये सोचकर कि अब शादी के बाद क्या होने वाला था। किसी तरह से शादी संपन्न हो जाती है और अगली सुबह जब दिव्या अपने कमरे में सो रही होती है तो रेखा उसके कमरे का दरवाजा आराम से खोलती है और आकर कहती है, सो रही हो बहू? मम्मी आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। अरे इतनी जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही हो तुम। अगर मैं बाहर जख्मी हालत में चीख भी रही होती ना तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। खैर इस जोरदार खर्राटे के आगे मेरी आवाज कैसे पहुंचती तुम तक बहू? वो मम्मी जी। अरे तूने किस बातों में मुझे फंसा लिया? तू शादी की रस्मों में थक गई होगी। बहू चल तू आराम कर ले। वैसे ध्यान रखना, इस घर में बहुएं 6:30 बजे उठ जाती हैं। इस बात का ख्याल रखना, और कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी। वैसे 7 तो बज ही चुके हैं, तो तुम क्या करोगी आराम करके? चलो उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अपनी वर्ल्ड बेस्ट सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिव्या का तो दिमाग ही चकरा जाता है। ये क्या बात हो गई? कहा मम्मी की शादी से पहले मेरे साथ गोवा जाने की बातें कर रही थी और अब 6:30
बजे उठने को कह रही हैं और इस सब के बाद ये साड़ी साड़ी कैसे पहनते हैं? मैं क्या पागल हूँ? बेकार ही खुद को साड़ी में लपेट रही हूँ। सूट तो पहन सकती हूँ ना, सूट पहनकर बाहर चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। नहा धोकर सूट पहनकर दिव्या हॉल में चली जाती है। अपनी बहू को सूट में देखते ही रेखा कहती है, हे प्रभु प्रभु, अरे बड़ी ही भोली है तू, ऐसे सूट पहनकर घर से बाहर नहीं आते, घर में तेरे ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, अच्छा लगता है क्या? अपनी माँ को ये कहते देखकर फौरन गोविंद ये कहता हुआ अंदर चला जाता है। देख कैसे शर्माकर गोविंद अंदर चला गया। अच्छा लगता है बहू, चल अब तू घबरा मत, आज तेरा पहला दिन है, गलती हो जाती है। मुझे क्या पता था कि मम्मी यहाँ रोज साड़ी पहननी पड़ेगी और मुझे ये साड़ी पहननी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं संजना से कह देती हूँ, वो तुझे साड़ी पहनना सिखा देगी और आज सीख लेना साड़ी पहनना, फिर कल से खुद साड़ी पहनकर बाहर आना। अपना मुंह लटकाकर दिव्या संजना के कमरे में जाती है और पहला सवाल यही करती है कि ये सब क्या हो रहा है? जब मुझे देखने आई थी तो माहौल बिल्कुल अलग था और अब तुझे देखने मैं आई थी। नहीं ना, इस घर में यही होता है देवरानी जी, मुझे भी यही कहकर घर में लाया गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, खैर एडजस्ट तो करना सीख ही जाओगी तुम। दिव्या को अपनी सास का ये बदलाव बिल्कुल भी रास नहीं आता और वो सीधा अपनी माँ को फोन करती है। एक दिन नहीं हुआ और अभी तुझे ससुराल में चुगलियाँ करने का मौका भी मिल गया। ऐसे घर बनता है क्या? वैसे भी उस घर संजना को छोड़कर तू अपनी सास से अपनी बात बना के रख। जेठानियों का तो काम होता है देवरानियों को डराने का। जा रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जा। अपनी माँ की बात सुनकर वो खुद को फिर से तैयार करके किचन में ले जाती है। बताओ, डब्बे में तो रिफाइंड ही नहीं है, पहले तो मैं रिफाइंड निकालती हूँ। जैसे ही दिव्या रिफाइंड का पैकेट निकाल कर काटने जा रही थी, तभी रेखा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे बहू, अभी हो जाता ना सत्यानाश। अरे बहू, हमारे घर में रिफाइंड से खाना नहीं बनता, हम तो मस्टर्ड ऑयल से खाना बनाते हैं। यहाँ रिफाइंड तो मेहमानों के लिए रखा है, साल में एक पैकेट बहुत है। अरे खाता ही कौन है? अरे बताओ, अभी तुम इसे फाड़ देती, इसमें खाना बना देती तो बेकार ही तेरे ससुर जी का मूड ऑफ हो जाता। पहला दिन है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अपनी सास की बात मानकर दिव्या मस्टर्ड ऑयल से ही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। उसके बाद सारे लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह में दिव्या सीधे अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे कहती है, इतनी उंगलीबाजी आपका दम नहीं घुटता है क्या भाभी? घुटता तो है, पर क्या कर सकते हैं। मैं मम्मी जी को हर चीज में उंगली करने की आदत है तो क्या करें, ये उनका नेचर है। और तुम्हारे जेठ जी, वो तो मम्मी जी की कही हुई सारी बातों को मानते हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर आप मेरा साथ देती हैं तो मम्मी जी की आदत को खत्म कर सकते हैं हम, पर उसके लिए आपको अपने मायके जाना होगा। कोई भी बहाना कर दीजिए, किसी की तबीयत खराब है या किसी की शादी है, कुछ भी, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाइए, मैं सब देख लूंगी। एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है, मैं कोई बहाना देखकर मम्मी जी को कल सुबह ही अपने मायके निकल जाऊंगी। और अगली सुबह जब सभी लोग नाश्ते की टेबल पर होते हैं तो संजना कहती है, मम्मी जी मेरे मामा की तबीयत खराब है, आप तो जानते हैं वो 80 साल के हो गए हैं। इस उम्र में तो जीवन का क्या ही भरोसा, इसीलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। दिव्या तो घर का सारा काम सीख ही चुकी है, मेरी गैर मौजूदगी में दिव्या पूरे घर को संभाल लेगी। ठीक है बहू, ऐसी बात है तो तू मायके हुआ, वैसे भी हमने कभी तुझे रोका है। यहाँ संजना अपनी मायके निकल जाती है और वहाँ रेखा का पति और उनके बेटे सभी काम के लिए निकल जाते हैं। अपनी उंगली करने वाली आदत से मजबूर रेखा अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में जाती है। जैसे ही रेखा रसोई में जाती है वैसे ही दिव्या रसोई से बाहर चली जाती है। अच्छा, तू कर ले काम, मैं नहीं आ रही तेरे पीछे पीछे। रसोई का काम निपटा के सीधा दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को सब खाना खाने टेबल पर मिलते हैं तो दिव्या सबके लिए खाना निकाल कर लगाती है। ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना कोई बात कर रहा था। सभी खाना खाते हैं और रात होने पर सभी रेखा को सभी की कमी महसूस होने लगती है। अगली सुबह जैसे ही सब काम पर निकलने लगते हैं, रेखा की घबराहट शुरू हो जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, कितने बड़े घर में अकेले उसका मन लगे तो कैसे लगे। बस 1.5 दिन में ही रेखा की अकल ठिकाने आ जाती है और वो सीधा दिव्या के कमरे में जाकर बोलती है, हम तुझे झूठ बोलकर घर में लाए थे, इसीलिए नाराज है ना तू बहू? आप मेरी सास हो, मम्मी थोड़ी हो। जब तक माँ थी मैंने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई, जब आप सास बनेंगी तो मुझे भी बहू बनना पड़ेगा ना। ये मत करना, वो मत करना, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी को भी परेशानी नहीं है और जेठ जी भी जब तक शुरुआत नहीं करते, जब तक आप नहीं बोलती। इससे पहले हमारे रिश्ते में और कड़वाहट पड़ जाए, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही चुप्पी साध लूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तुझे वैसा ही ससुराल मिलेगा जैसा तूने बताया था और जैसा हमने तुझे आज तक बताया है, कोई रोक टोक नहीं होगी। वो क्या है ना, मेरी सहेली की बहू शादी के दूसरे दिन आते ही सब पर हावी हो गई और घर में राज करने लगी, इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं मेरी बहुएं भी वैसी ना निकले, लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं। चल अब अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे। ठीक है मम्मी जी, फिर क्या मैं संजना भाभी को भी बुला लूं?
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।